हेलो फ्रेंड्स। आज हम अगले 10 मिनट में भारतीय संविधान के प्रमुख उपबंधों को अच्छे से पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। भारतीय संविधान में 12 भाग हैं। तो उस भाग के हिसाब से हम अपने आर्टिकल्स को भी आगे कवर करते जाएंगे। तो भाग एक में क्या है? भाग एक में है संघ और उसके राज्य क्षेत्र। संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। इसके अंतर्गत प्रमुख अनुच्छेदों को अगर देखा जाए तो अनुच्छेद 1 आता है, जिसमें आता है भारत राज्यों का संघ होगा, अर्थात सभी राज्यों और यूनियन टेरिटरी से मिलकर भारतीय भारत का निर्माण होगा। और इसके आगे अगर भाग ए के अगर अन्य अनुच्छेदों को देखें तो अनुच्छेद 3 है जो काफी महत्वपूर्ण है। उसके अंतर्गत आता है नए राज्यों का निर्माण या उनकी सीमाओं में परिवर्तन, या दो बड़े मतलब किसी बड़े राज्य को छोटे राज्यों में विभाजित करना, या बहुत सारे छोटे राज्यों को मिलाकर एक बड़े राज्य का निर्माण करना। तो ये सब अनुच्छेद 3 में आते हैं। अनुच्छेद 3 के अंतर जो संविधान संशोधन होता है वो साधारण बहुमत से होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, भाग 2 की तरफ आते हैं। भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक अनुच्छेद दिए गए, और इसका जो हेडिंग है वो है नागरिकता से संबंधित इसमें उपबंध रहेंगे। इसके अंतर्गत अगर प्रमुख अनुच्छेद को अगर देखें तो हम सबसे पहले आता है अनुच्छेद 9, है ना। अनुच्छेद 9 क्या है कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति किसी अन्य देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है। कहने का तात्पर्य यहाँ है कि दोहरी नागरिकता का प्रावधान भारत में नहीं है, जबकि आप बहुत सारे देशों में देखेंगे कि वहाँ पे डाउल सिटीजनशिप चलेगी। जैसे अमेरिका का आप उदाहरण देखते हैं तो अमेरिका में डाउल सिटीजनशिप चलती है। भारत में डाउल सिटीजन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। और अनुच्छेद 11 भी इसमें महत्वपूर्ण है कि नागरिकता संबंधित अगर कोई भी अधिनियम होगा तो वो संसद द्वारा पारित किया जाएगा। तो आपने अधिनियम सुना होगा, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955। इसमें बहुत बार अमेंड भी हो चुका है। लेटेस्ट वाले अमेंडमेंट में क्या विवाद के विषय है आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए, और उसको क्यों लोग विरोध कर रहे हैं, जो माइनॉरिटी ग्रुप वाले लोग उसको क्यों विरोध कर रहे हैं। नेक्स्ट भाग आता है भाग 3, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। ये भाग बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों से संबंधित रखता है। इसके प्रमुख अगर अनुच्छेदों को देखें तो अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी है, अर्थात कौन कौन से विषय राज्य के अंतर्गत मतलब कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो राज्य कहलाएंगी। जैसे संघ की कार्यपालिका, विधायिका, पंचायतें, नगर पालिका, है ना। तो ऐसी चीज जो और कोई ऐसी इकाई जैसे पीएसयू होगा, ये सब इकाइयां जो होती है ये राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आती है, और आर्टिकल 12 में इसका विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। अब हम देखते हैं अगर आगे, तो समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक बताया गया है। इसमें अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18 ये आर्टिकल आपको समानता से संबंधित मिलेगी। जैसे अनुच्छेद 14 को अगर देखें तो इसमें विधि के समक्ष समता दिखाई गई है ना। अनुच्छेद अगर 16 देखिए तो लोक नियोजन में अवसर की समानता के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 16 के सब क्लोज 4 को अगर हम देखें तो उसमें आरक्षण से संबंधित बातें कही गई है कि किस तरह से राज्य कल्याणकारी योजनाओं को, मतलब कल्याणकारी लोगों के कल्याण के लिए आरक्षण का प्रावधान कर सकती है। ठीक है, तो ये आरक्षण से संबंधित बातें अगर देखेंगे तो आर्टिकल 16 सब क्लोज 4 में आपको मिल जाएगा। आर्टिकल 17 के बारे में देखें तो ये अस्पृश्यता के अंत के बारे में बताता है ना। अनटचेबिलिटी जो है उसके समाप्ति की घोषणा करता है। अनुच्छेद 18 के बारे में अगर हम देखें तो अनुच्छेद 18 उपाधियों के अंत के बारे में बताता है ना। एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। पहले क्या होता था, पहले सरकारें टाइटल्स देती थी, है ना, टाइटल देती थी, जैसे राजा महाराजा है ना, राय बहादुर की उपाधि देती थी, इस तरह से उपाधियां देती थी। तो ये एक तरह से भेदभाव क्रिएट करती थी, तो उसे समाप्त कर दिया गया है। अब कोई टाइटल नहीं दिया जा सकता। आपको कभी कभी ये डाउट होता होगा कि जब भारत रत्न, है ना, पद्मश्री, पद्म विभूषण, ये अवार्ड को टाइटल नहीं माना जाता है। ठीक है, और शिक्षा से संबंधित अगर कोई अवार्ड दिया, शिक्षा से संबंधित अगर कोई उपाधि दी जाती है तो वो भी अवार्ड के वो भी टाइटल्स के अंतर्गत नहीं आती। अब हमारा आर्टिकल आता है 19 से लेके 22 तक। 19 से लेकर 22 तक आर्टिकल है स्वतंत्रता से संबंधित, है ना, लिबर्टी के अधिकार है। इसके अंतर्गत आर्टिकल 19, 20, 21 और 22 आता है। 19 को अगर देखें तो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में बताता है। विशेष रूप से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आती है। इसके अंतर्गत हम प्रेस की स्वतंत्रता को भी देख सकते हैं, है ना। और चुप रहने का अधिकार भी इसी के अंतर्गत है। एक केस हुआ था चुप रहने के अधिकार में कि केरल में कोई एक ऐसी संस्था थी जहाँ पे लोग जो प्रार्थना हो रही थी, तो वहाँ पे कुछ लड़के
चुप रह गए थे, ईसाई धर्म में, या कोई ऐसा धर्म था जिसमें कोई केस का नाम मुझे आ नहीं रहा है, वो केस था तो उसमें बोल दिया था कि आपको राष्ट्रगान गाना पड़ेगा। परंतु फिर कोर्ट का निर्णय आया कि राष्ट्रगान का वो सम्मान कर रहा है, मतलब चुप रह के सम्मान कर रहा है, क्योंकि उनके धर्म में कुछ ऐसी बातें होगी कि वो उसको नहीं गा रहे थे, तो ऐसा कुछ मुद्दा हुआ था। वो केस का नाम अगर आप कमेंट सेक्शन में लिख सकें तो काफी अच्छा रहेगा, अगर आप कहेंगे तो मैं उसको देखकर बता दूंगा। ठीक है, आर्टिकल उसके बाद आता है 21, 20 भी है, वो भी स्वतंत्रता से संबंधित है ना। और अनुच्छेद 21 को देखते ही ये भारतीय संविधान का बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है ना। अगर माना जाए तो आर्टिकल 21 जीवन के अधिकार से संबंधित है। इसे अवशिष्ट अधिकार भी कहते हैं। अगर कहीं पे भी मौलिक अधिकारों को कोई मुद्दा फंसता है तो उसे आर्टिकल 21 के अंदर डाल दिया जाता है। जैसे एक उदाहरण मैं देता हूँ, जब अन्ना आंदोलन चला था तो बाबा रामदेव ने भी उसमें भाग लिया था। बाबा रामदेव ने भाग लिया था तो एक रात वहाँ पे जो उनके अनुयायी वगैरह थे वो सब हड़तालें कर रहे थे और रात को वहीं रुकते थे। जब रात को वो सो रहे थे बाबा रामदेव के अनुयायी, तो गहरी नींद में सो रहे थे, तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया था और उन सबको खदेड़ दिया था। तो जो लोग सो रहे थे अनुयायी, उन्होंने केस कर दिया था कि हमको शांतिपूर्वक गहरी नींद में भी नहीं सोने दिया गया। फिर कोर्ट ने ये आदेश जारी किया था कि आप किसी को गहरी नींद से जगा नहीं सकते हो, मतलब गहरी नींद में सोने का अधिकार प्रदान किया था। तो इस तरह के मुद्दे हैं, ये आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है, मुझको याद था इसलिए मैंने बता दिया। आर्टिकल 21 में और भी बहुत सारी चीजें आती है, जैसे निजता का अधिकार हो गया, और शादी करने के अधिकार को अभी कोर्ट ने वैसे मना कर दिया था, ये मौलिक अधिकार नहीं है, पर ये अधिकार भी पहले जब लागू था तो ये आर्टिकल 21 के अंतर्गत ही आता था। स्वच्छ पेयजल पीने का अधिकार है, मेडिकल सहायता पाने का अधिकार है, पर्यावरण को जो मतलब स्वच्छ वायु वगैरह जो पर्यावरण से संबंधित वो है अधिकार भी इसी के संबंध अंतर्गत आता है। और तो ये काफी विस्तृत अधिकार है। आर्टिकल 21 ए भी है जो शिक्षा से संबंधित अधिकार है। इसमें क्या है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और मुफ्त शिक्षा किए जाने का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल, अब हम आर्टिकल आएंगे, मतलब 22 भी स्वतंत्रता से संबंधित है। आर्टिकल अब आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो आर्टिकल 23 और 24 है ना। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 में वर्णन किया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25, 26, 27, 28, 4 आर्टिकल धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है। सांस्कृतिक संरक्षण के अधिकार आर्टिकल 29 और 30 में दिए गए हैं। और आर्टिकल 31 में पहले, ये आर्टिकल जो 31 है मैं बता रहा हूँ, ये पहले था, ये था संपत्ति का अधिकार, लेकिन भारतीय संविधान में इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान इसको समाप्त कर दिया गया है और इसको विधिक अधिकार बना दिया गया है। आर्टिकल 301 के अंतर्गत इसको रखा गया है। अब भारत में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार नहीं माना जाता है। आर्टिकल 32 आता है। आर्टिकल 32 आता है संवैधानिक संरक्षण का अधिकार। संवैधानिक संरक्षण का अधिकार ये कहता है कि आपके अगर कोई मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो आप उसके लिए कोर्ट की शरण में जा सकते हैं। हमारा ये मौलिक अधिकार उल्लंघन हो रहा है, आप इसकी रक्षा कीजिए। आप उच्चतम न्यायालय में भी जा सकते हैं, उच्च न्यायालय में भी जा सकते हैं, डायरेक्ट जा सकते हैं। ऐसा नहीं पहले उच्च न्यायालय में जाएंगे फिर उच्चतम न्यायालय में जाएंगे, ऐसा नहीं है। आप अगर आपको कोई सा भी मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो आप सीधे उच्चतम न्यायालय में जा सकते हैं। ठीक है, जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार का अधिनियम है, ये भीमराव अंबेडकर जी ने इसको मतलब संविधान की आत्मा कहा था। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा भाग 4। भाग 4 के अंतर्गत है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कानूनी रूप से परिवर्तनीय नहीं होते, और और ये जो है एक तरह से राज्य का मतलब राज्य को इनको लागू करने की दिशा में कार्य करते रहना चाहिए। अगर राज्य इनको लागू नहीं करेगा तो जनता सरकार से विश्वास खो देगी, और जब अगली बार चुनाव होंगे तो जनता ऐसी सरकार को नहीं लाएगी। तो भाग 4 अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। इसमें जो आर्टिकल 36 को अगर देखेंगे तो राज्य की परिभाषा वही राज्य की परिभाषा है जो आर्टिकल 12 में दी थी मौलिक अधिकारों के तहत। आर्टिकल 37 है राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है। वाद योग्य नहीं है अर्थात इनको कोर्ट में जाकर हम लागू नहीं करा सकते। जैसे मूल अधिकारों को कोर्ट में जाके लागू कराया जा सकता है, ऐसे राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को लागू नहीं कराया जा सकता। आर्टिकल 39 का है ना, 39 ए को अगर देखें तो निःशुल्क विधिक सहायता पाने का अधिकार है। आर्टिकल 40 में पंचायतों के गठन की बात कही गई है। पंचायतों के गठन का अगर देखें तो इसे संवैधानिक मान्यता भी प्रदान कर दी गई है। 73वें और 74वें संविधान संशोधन के तहत 74वें के तहत नगर पालिकाओं को मान्यता दी गई है और 73 के तहत
पंचायतों को मान्यता दी गई है। ठीक है, तो पंचायतों के बारे में ये है, मैं आगे बताऊंगा जब पंचायतों के बारे में बताऊंगा। आर्टिकल 44 भी है, ये समान नागरिक संहिता के बारे में बताता है ना, समान नागरिक संहिता के बारे में बताता है। वर्तमान में समान नागरिक संहिता का भी मुद्दा चल रहा है, तो यह आर्टिकल भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आर्टिकल 44 किससे संबंधित है, तो ये समान नागरिकता से संबंधित है। आर्टिकल 41 का ये है पर्यावरण संरक्षण से संबंधित आर्टिकल है। ये इंदिरा गांधी के जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में, तो जब इसको जोड़ा गया था। आर्टिकल 50 को अगर हम देखें तो ये लोक सेवाओं में कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य पृथक्करण को दर्शाता है। आपने मोंटेस्क्यू के बारे में सुना होगा। मोंटेस्क्यू का कहते थे, मोंटेस्क्यू का कथन था कि जब मतलब शक्तियों के पृथक्करण के बारे में वो कहते थे, मतलब न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका तीनों को एक दूसरे से स्वतंत्र रहना चाहिए, कोई को किसी के कार्य में दखल नहीं देना चाहिए, तभी आप एक अच्छे लोकतंत्र की स्थापना कर पाएंगे। तो आप भारतीय संविधान में इसको अपनाया गया है, आर्टिकल 50 को हम देख सकते हैं। भाग 4 का अनुच्छेद 51 का ये मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, ये भी भारतीय संविधान में बाद में जोड़े गए और ये सोवियत संघ की प्रेरणा से लिए गए, है ना। इंदिरा गांधी ने ऐसा सोचा कि जब मौलिक अधिकार लोगों को प्रदान किए जाए तो उनके भी कुछ कर्तव्य बनते, उसी संदर्भ में इसको जोड़ा गया कि मौलिक कर्तव्य भी संविधान में जोड़े जाए। ये सरदार स्वर्ण सिंह एक समिति बनी थी, उनकी अनुशंसाओं के आधार पर बनी थी। नेक्स्ट आता है हमारा भाग 5। भाग 5 अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक है। इसमें संघ इसका जो हेडिंग है वो संघ है, मतलब यूनियन। इसके अंतर्गत बहुत सारे अनुच्छेद आते हैं, इनमें अनुच्छेद देख लेते हैं। मुख्यतः भारतीय संविधान का अगर देखेंगे तो आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 51 तक का ज़्यादा महत्वपूर्ण अंग माना जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। भाग इसके बाद के जो भाग है वो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं रहते। आर्टिकल 52 में देखेंगे तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 देखेंगे तो समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। आर्टिकल 61 देखेंगे तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया बताई गई है। आर्टिकल 72 देखेंगे तो क्षमादान की शक्तियों के बारे में बताया गया। राष्ट्रपति की ऐसी स्थितियों में जो न्यायपालिका से मृत्युदंड या सजा प्राप्त लोगों को क्षमा करने की शक्ति रखता है। आर्टिकल 108 के तहत संयुक्त बैठक का प्रावधान है। जब संसद में किसी विधेयक पर गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो संयुक्त बैठक बुलाई जाती है उस गतिरोध को समाप्त करने के लिए। तो आर्टिकल 108 है ना। अब मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा संयुक्त बैठक कौन कौन सी कंडीशन में होती है, जैसे धन विधेयक में संयुक्त बैठक नहीं होती है ना, तो इस तरह से संविधान संशोधन में नहीं होती। ये चीज़ें मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि वीडियो को हमको क्रिस्प एंड शॉर्ट रखना है। आर्टिकल 123 के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है ना। अध्यादेश जारी कब कर सकता है, क्या इसके प्रावधान है और इसके अंतर्गत कौन कौन से न्यायिक निर्वचन हुए हैं, है ना, तो वो हम नहीं जा रहे। आपातकालीन, अगर मैं इसके अंतर्गत आपातकालीन शक्तियों के बारे में भी जिक्र करूंगा क्योंकि राष्ट्रपति की शक्तियां इसी के अंतर्गत दी गई है ना। तो राष्ट्रपति आपातकालीन की शक्तियों को भी रखता है। यह आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक होता है और ये भाग 18 में बताया गया है ना। तो भाग 5 तो मैंने बता ही दिया, भाग 18 को भी आप जान लीजिए। भाग 18 में आपातकालीन शक्तियों के बारे में बताया गया। इसमें अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक के अनुच्छेद हैं। जैसे 352 में राष्ट्रीय आपात के बारे में बताया गया है, 360 में राष्ट्रपति शासन के बारे में बताया गया है जो राज्यों में लगता है, और 360 के बारे में वित्तीय आपात के बारे में बताया गया है जो आज तक भारत में नहीं लगा है। और राष्ट्रीय आपात भी भारत में 3 बार लग चुका है। आप कमेंट सेक्शन में बताइए ऐसा कौन सा आपातकाल था जिससे व्यापक रूप से उसका विरोध हुआ था, उस आपातकाल का नाम बताइए, है ना, किस आधार पर वो आपातकाल लगाया गया था, है ना। और अनुच्छेद हम अगले वाले अनुच्छेद पर आ गए तो अनुच्छेद 63 से लेके 69 तक 69 तक उपराष्ट्रपति के बारे में बताते हैं। अनुच्छेद 75 सब क्लोज 3 ये थोड़ा एक महत्वपूर्ण है। इसमें मंत्रिपरिषद जो होता है सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करता है ना। सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करने से तात्पर्य ये है कि अगर कोई भी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो पूरी मंत्रिपरिषद को उसमें इस्तीफा देना पड़ता है। अनुच्छेद 76 के बारे में अगर जा रहे तो भारत के महान्यायवादी के बारे में ये बताता है। अनुच्छेद 80 के बारे में जाने तो राज्यसभा की स्थापना के बारे में बताता है, मतलब राज्यसभा के गठन के बारे में बताते हैं कि राज्यसभा का गठन किस तरह से होता है। अनुच्छेद 81 लोकसभा के बारे में बताता है। अनुच्छेद 110 के बारे में अगर जाने तो ये धन विधेयक के बारे में बताता है कि धन विधेयक क्या होता है, किस तरह से पास होता है ना, धन विधेयक की पूरी प्रक्रिया को बताता है। अनुच्छेद 124 के बारे में अगर जाने तो उच्चतम न्यायालय के बारे में बताता है ना। इसके आगे अगर हम जाते जाएंगे तो
उच्चतम न्यायालय के जो कार्यकारी न्यायाधीश क्या होते हैं, है ना, और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है, उन्हें हटाया कैसे जाता है, ये सब इसके आगे के अनुच्छेदों में आता है, लेकिन ये इतना डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है। अब हम देखेंगे भाग 6 अनुच्छेद 153 से लेकर 237 तक वर्णित है। अनुच्छेद 153 से लेकर 237 तक वर्णन है और इसकी हेडिंग राज्य, पहले संघ थी, अब ये राज्य। जैसे अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति बताई गई है। अनुच्छेद 214 में उच्च न्यायालय के बारे में बताया गया है ना। तो और यहाँ पे एक विशेष बात ये याद रखनी है कि कुछ स्पेसिफाइड नंबर होते हैं। जैसे अब मान लो कि 213 के तहत मान लो कि 123 के तहत क्या होता है, आप बताइए। 123 के तहत होता है अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसकी, राष्ट्रपति की। अगर उसमें हम 90 जोड़ देंगे तो 213 हो जाता है। तो 213 के तहत राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्तियां होती है। तो 89 और 90 जोड़ के हम राज्य वाले प्रावधान को देख सकते हैं ना। या आप अगर गजट या आपके पास कोई ऐसी संविधान की बुक होगी, अगर उसमें आप चेक करेंगे कि जो संघ के प्रावधान है उसमें 89 और 90 जोड़ने से वो सेम टू सेम राज्य के प्रावधान बन जाते हैं, है ना। तो ये थोड़ा आपको दिमाग लगा के देखना है। अब आता है हमारा भाग 7 नहीं है, भाग 7 को डिलीट कर दिया गया है। अब आता है भाग 8 अनुच्छेद 239 से लेकर 242 तक है। इसके अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्र आते हैं, है ना। संघ राज्य क्षेत्र आते हैं, जिसके अंतर्गत दिल्ली के प्रावधान वगैरह हम देख पाएंगे, है ना। नेक्स्ट आता है भाग 9 243 से लेकर 243 ओ तक होते हैं, है ना। भाग 9 आपको मैंने पहले बताया था कि 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायतों का गठन किया गया था। इसके अंतर्गत भाग 9 को जोड़ा गया है। अभी जब अनुच्छेद 40 में बता रहा था, इसके अंतर्गत अनुच्छेद 243 से लेकर 248 ओ तक बताए गए हैं। इसके अगर हम ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाएंगे, लेकिन तो कुछ कुछ देख लेते हैं, क्योंकि जब डिसेंट्रलाइजेशन की बात आती है तो ये प्रोविजन स्पेशली पूछे जाते हैं। जैसे राज्य वित्त आयोग का गठन कौन से आर्टिकल के तहत होता है, तो उसमें 243 के सब क्लोज दिए रहेंगे। जैसे 243 बी, सी, डी, आई करके ऐसे। तो 243 आई के तहत राज्य वित्त आयोग का गठन होता है। 243 ए के तहत ग्राम सभा का गठन होता है। 243 के अंतर्गत राज्य चुनाव आयोग का वर्णन किया गया है ना। तो ये चीजें आपको अच्छे से याद रखनी है, क्योंकि इस तरह के आर्टिकल पूछे जाते हैं। आप ऐसा मत समझिए कि 243 के सब क्लोज कैसे याद होंगे, आपको मेमोराइज करने पड़ेंगे। ये चीज आप मैं बता देता हूँ। भाग 9 का के अंतर्गत अनुच्छेद 243 पी से लेके 243 जेड जी तक है। इसमें नगर पालिकाओं का वर्णन है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, जो पंचायतों के प्रोविजन है पी से लेके जेड जी तक आप उनको उठा कर देखेंगे तो सेम टू सेम आपको एक ट्रिक मिल जाएगी, है ना। तो आपको नगर पालिका के प्रोविजन याद हो जाएंगे। आगे आता है भाग 9 का हम पढ़ चुके हैं। अब हम देखेंगे 9 खा के अंतर्गत क्या है, सहकारी समितियों का वर्णन है। ठीक है, सहकारी समितियों का वर्णन है। आगे आता है भाग 10 अनुच्छेद 44 इसमें है। अनुच्छेद 44 के अंतर्गत अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के बारे में बताया गया है। अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र भाग 10 आपको ये याद रखना है। भाग 11 के बारे में अगर हम देखें तो अनुच्छेद 245 से लेकर 263 तक होता है ना। अनुच्छेद 245 से लेकर 263 तक बताया गया है। ये काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका विषय है संघ और राज्यों के बीच संबंध, रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। तो ये काफी महत्वपूर्ण है। इसमें आपको बहुत सारे आर्टिकल मिलते रहेंगे। भाग 12 है अनुच्छेद 264 से लेकर 300 का तक। इसमें वित्त संपत्तियां और वाद के बारे में बताया गया है। वित्त संपत्ति और वाद के बारे में बताया गया है। अगर हम इसमें भी हम देखेंगे तो अनुच्छेद 280 आता है, वित्त आयोग से संबंधित आता है। फाइनेंस कमीशन अनुच्छेद 280 वित्त आयोग है, जो भाग 12 में दिया गया है। अब आता है भाग 13 अनुच्छेद 301 से लेके 307 तक है। भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार और वाणिज्य के समागम के बारे में बताया गया है ना। भाग 13 अनुच्छेद 103 से 301 से लेकर 307 तक भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम के बारे में बताया गया है। भाग 14 अनुच्छेद 308 से लेकर 323 तक है। इसमें संघ और राज्य के अधीन जो सेवाएं हैं उसके बारे में बताया गया है। इसके अगर प्रमुख आर्टिकलों को अगर हम देखें तो अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 315 संघ और राज्य की लोक सेवा आयोग के बारे में बताया गया है ना। तो ये प्रमुख आर्टिकल इसके अंतर्गत आते हैं भाग 14 के अंतर्गत। एक भारतीय संविधान का जब 42वां संविधान संशोधन किया गया था तो भाग 14 का को जोड़ा गया था, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 13 343
अनुच्छेद 323 का और 323 खा जोड़े गए थे। इसका शीर्षक था ट्रिब्यूनल्स, अधिकरण, है ना। एक में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण और 343 खा में अन्य अधिकरण के बारे में बताया गया है। अगर हम अगले भाग की ओर जाएं तो भाग 15 आता है, जिसके अनुच्छेद 324 से लेकर 332 तक है। इसके अंतर्गत आप देखेंगे तो इसमें निर्वाचन से संबंधित प्रावधान बताए गए हैं ना। जैसे भारत निर्वाचन आयोग का गठन 324 के अंतर्गत होता है। भारत के वयस्क मतदाता को एक अपने मत देने का अधिकार है, मतलब वोट देने का अधिकार अनुच्छेद 326 में बताया गया है। यह आपको याद होना चाहिए कि मत देने का अधिकार अनुच्छेद 326 के अंतर्गत दिया गया है। 326 के अंतर्गत वोट देने का राइट दिया गया है। अब आता है भाग 16। भाग 16 में अनुच्छेद 330 से लेकर 342 तक बताया गया है। इसकी हेडिंग है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, जैसे एससी एसटी, है ना, ऐसे वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध इसमें बताए गए हैं। अब हम देखेंगे भाग 17। भाग 17 को अगर देखें तो भाग 17 का जो है अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक, इसमें राजभाषा से संबंधित बातें बताई गई है ना, कि राजभाषा क्या है और राज्य की संघ की राजभाषा क्या होगी। जो भी भाषा से संबंधित उपबंध है वो भाग 18 में दिए गए हैं, है ना। अब आता है भाग 19। भाग 19 अनुच्छेद 361 से लेके, सॉरी मैंने गलत बता दिया, अभी जो मैं बता रहा था भाग 17 है राजभाषा संबंधी, भाग 18 आपातकाल से संबंधित है। ये मैं सबसे पहले जब अब मैंने राष्ट्रपति बताया था, तो जब मैंने बताया था, सॉरी, 17 में राजभाषा है। उसके बाद डायरेक्ट 19 पे आते हैं। 19 में अनुच्छेद 361 से लेकर 367 तक है। इसमें मिसलेनियस के बारे में बताया जाता है। जैसे अगर आप कुछ भी मिसलेनियस चीज़ें हैं वो इसके अंतर्गत आती है भारतीय संविधान की। अब आता है हमारा भाग 20। भाग 20 बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये संविधान संशोधन के बारे में बताता है। इसका अनुच्छेद है 368। जैसे भारतीय संविधान का संशोधन किन किन विधियों से किया जा सकता है। सामान्यतः 3 तरह से होता है। एक तो होता है सामान्य बहुमत के द्वारा, एक विशेष बहुमत के द्वारा, एक विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों के अनुसमर्थन के द्वारा। ये 3 मुख्य प्रकार है भारतीय संविधान में संशोधन के। लेकिन कुछ और भी प्रकार है जिससे संविधान संशोधित हो सकता है। मैं उसको डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। अब आता है भाग 21, है ना। टोटल 22 भाग है, तो अब हम आते हैं भाग 21। 21 में अनुच्छेद 369 से लेकर 392 तक बताए गए। इसमें जो प्रोविजन है वो अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध से संबंधित है। और लास्ट में आता है भाग 22, अनुच्छेद 393 से 395 तक। इसके अंतर्गत संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन के बारे में बताया गया है। तो इसके साथ ही हम ये आज का जो वीडियो है इसको समाप्त करेंगे। आप अगर इसी तरह से कुछ और वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। जैसे बहुत सारी अनुसूचियों के ऊपर वीडियो बनाने की कह सकते हैं, या कोई ऐसे वाद भारतीय संविधान में संबंधित चीज़ों के बारे में बता सकते हैं। तो आज का वीडियो ही समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत